हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली मनी मार्केट और उसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स है, चाहे वो ट्रेजरी बिल्स हो गया या फिर कॉमर्शियल पेपर्स हो गया या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, हर एक चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग कि ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल यूपीएससी मिनिमम एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछता नहीं हो। 2022 के अगर आप पेपर में देखेंगे तो यूपीएससी ने ट्रेजरी बिल के बारे में पूछा। 2019 के पेपर में शायद यूपीएससी ने वापस ट्रेजरी बिल के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा था। अभी हम लोग देखेंगे, सब कुछ डील करेंगे उसके साथ में। पास्ट के क्वेश्चन भी अभी हम लोग करेंगे। 2020 के पेपर में भी यूपीएससी ने पूछा था इस टॉपिक के बारे में। तो इसीलिए जिन लोगों ने इस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आप अपनी नोट्स को अपडेट कर सकते हैं इस वीडियो को देख करके। मैंने बहुत अपडेटेड फॉर्मेट में इस वीडियो को बनाया है। और जिन लोग ने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। इसके अलावा आपको अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सफिशिएंट है। अगर इस टॉपिक से और कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो को देख करके आप कर सकते हैं। तो इधर उधर आप रिसोर्सेज के लिए मत भागिएगा, इस टॉपिक के लिए ये वीडियो सफिशियंट है, ठीक है। कुछ करंट अफेयर्स में अगर अपडेट होता है या फिर चेंजेस होता है तो फिर वो करंट अफेयर्स वाला पार्ट में डाल दूंगा स्पेसिफिकली। तो सबसे पहले मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मनी मार्केट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मनी मार्केट जो है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट है, जहाँ पे फंड्स का जो रिक्वायरमेंट है वो होता है फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो 365 दिन के लिए, मैक्सिमम 365 डेज के लिए, एक साल के लिए जब फंड्स का रिक्वायरमेंट होता है तो वो मनी मार्केट की कैटेगरी में आएगा। और जैसे ही 365 दिन से ज़्यादा होता है तो दैट विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट को हम लोग प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं और कैपिटल मार्केट को हम लोग सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। तो ये बात पता होना चाहिए आप लोगों को। देखिए, मनी मार्केट के बारे में ये चीज़ पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग इज ऑलवेज ओवर द काउंटर, दैट इज विदाउट सुपरविजन ऑफ एन एक्सचेंज लाइक सेबी इन कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट के केस में क्या होता है कि यहाँ पे कोई रेगुलेटर नहीं होते हैं। जैसे जब हम लोग सेकेंडरी मार्केट के बारे में बात करते हैं, विच इज द कैपिटल मार्केट, तो वहाँ पे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी है, जो सब चीज़ को रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। शेयर मार्केट जो आप उसे सेकेंडरी मार्केट को आप शेयर मार्केट भी समझ सकते हैं। तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए देयर इज अ रेगुलेटरी बॉडी विच इज नॉन ए सेबी। बट जब हम लोग बात करते हैं मनी मार्केट के बारे में तो कोई रेगुलेशन करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, वैसा कोई बॉडी बना नहीं है। बेसिकली इट इज सुपरवाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि जब फंड्स का रिक्वायरमेंट होता है तो गवर्नमेंट बोलती है कि यार आरबीआई को कि ट्रेजरी बिल तुम बेसिकली इशू कर दो और फिर पब्लिक से पैसा उठा करके मुझे दे दो। तो ये सब चीज़ चलते रहता है। तो आरबीआई है जो कहीं ना कहीं उस तरीके का रेगुलेट कर रहा होता है। बट टू बी स्पेसिफिक कोई ऐसा रेगुलेटरी बॉडी नहीं है सेबी जैसा जो बेसिकली रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को, वैसा मनी मार्केट को भी करे, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स मनी मार्केट के केस में सिक्योर भी हो सकता है, अनसिक्योर भी हो सकता है। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो ट्रेजरी बिल जो है वो सिक्योर है क्योंकि उसे आरबीआई इशू करता है। बट जब हम लोग कमर्शियल बिल्स या फिर कमर्शियल पेपर्स के बारे में बात करते हैं तो दैट इज अनसिक्योर बिकॉज इट इज नॉट इशूड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज इशूड बाई प्राइवेट कंपनीज। तो ये सब चीज़ों के बारे में अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। मनी मार्केट के कॉम्पोनेंट्स कौन है? बैंक्स, एनबीएफसीज, आरआरबीज, आरबीआई, ये सब जितने भी है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। कैपिटल मार्केट क्या है मैंने बता दिया, लॉन्ग टर्म होता है, जब एक साल से ज़्यादा का आपका बेसिकली फंड का रिक्वायरमेंट हो, दैट इज कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट में एजेंट्स रिक्वायर होते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। और एजेंट्स रिक्वायरमेंट के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि जो कैपिटल मार्केट होता है उसको बेसिकली गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट इज ट्रेजरी बिल, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्रेजरी बिल जो है ये सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसको हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? देखिए, ट्रेजरी बिल एक ऐसा बिल है विच इज बेसिकली इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि जब ट्रेजरी बिल जो है उसे इशू किया जाता है, उसे कौन इशू कर रहा है? उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू कर रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू कर रहा है और पब्लिक अगर ट्रेजरी बिल को खरीदती है तो पब्लिक को कहीं ना कहीं पता रहता है कि यार अगर मेरा पैसा डूबता है तो आरबीआई इज देयर टू गिव मी मनी, ठीक है, टू गिव माई मनी बैक। तो इस केस में देखा जाए तो ये सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है बिकॉज देयर इज अ बैकिंग गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए, ट्रेजरी बिल जो है बेसिकली उसे इशू किया जाता है डिस्काउंटेड प्राइस में और रिडीम किया जाता है फेस वैल्यू में। मान लीजिए कोई ट्रेजरी बिल, मैं एग्जांपल देता हूँ, वो 1 लाख रुपए का है, ठीक है। तो अभी इशू कर दिया जाएगा उसे 90,000 में, ठीक है, कि अभी आपने उसे डिस्काउंटेड रेट में 90,000 में पब्लिक को दे दिया। जब टाइम पीरियड उसका खत्म होगा तो पब्लिक आकर के 1 लाख रुपए ले सकती है, उसे फेस वैल्यू पे ले लेगी। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इशू किया जाता है डिस्काउंटेड प्राइस में बट उसे रिडीम किया जाएगा फेस वैल्यू पे।
देखिए, स्टेट गवर्नमेंट नॉट अलाउड टू इशू ट्रेजरी बिल का ध्यान रखिएगा कि ट्रेजरी बिल जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल इज नॉट इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये बात पता होना चाहिए, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, ट्रेजरी बिल को हम लोग रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है एंड देयरफॉर नो चांसेस ऑफ डिफॉल्ट। लोगों को पता है कि आरबीआई इशू कर रहा है तो पैसा मुझे मिल जाएगा किसी ना किसी तरीके से। देखिए, ये एक दो चीज़ें मैंने ऐसे इसे डिफरेंस के फॉर्मेट में अगर आप याद रखेंगे तो इसे याद कर पाएंगे। मैंने टीबीडी करके याद रखा था इसे, कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या इशू कर सकता है। तो ट्रेजरी बिल को सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकता है, बॉन्ड्स को सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकता है और डेटेड सिक्योरिटीज को सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल को इशू नहीं कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट आपका बॉन्ड को इशू करेगा और साथ ही साथ आपका डेटेड सिक्योरिटीज को इशू करेगा, तो ये बात पता होना चाहिए। और ये जो बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज होते हैं ना, इसका एक और दूसरा नाम भी है। दोनों को अगर मर्ज करेंगे तो दोनों को हम लोग स्टेट डेवलपमेंट लोन्स भी कह सकते हैं। तो शायद आने वाले टाइम पे यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज जो है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में क्या क्या आते हैं। उसमें वन ऑफ द ऑप्शंस विल बी ट्रेजरी बिल भी आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में ट्रेजरी बिल नहीं आता है। रीजन बीइंग स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ट्रेजरी बिल इशू नहीं कर सकते, बात पता होना चाहिए। 5 तरीके के ट्रेजरी बिल होते हैं। इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल 14 दिन का, ऑप्शनेबल 14 दिन का होता है, फिर 91 डेज, 182 डेज और 364। देखिए डबल होते जा रहा है, 91 का डबल 182, 182 का डबल 364। तो ये 3 तरीके के और मतलब ट्रेजरी बिल्स है, 91, 182 और 364, और 2 यहाँ पे हो गया आपका। इंडिया में अगर देखा जाए तो बस 3 तरीके के अभी ट्रेजरी बिल चल रहे हैं, 91 डेज का, 182 और 364। ये मेच्योरिटी पीरियड है कि आपने अभी खरीदा, 91 डेज के बाद में आपको जो आपका फेस वैल्यू का पैसा है वो आपको मिल जा रहा है, ठीक है। पहला जो 2 ट्रेजरी बिल है इंटरमीडिएट और ऑप्शनेबल, वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि डिटेल में आपको इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया है, क्वेश्चन आता ही आता है। वरना अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता तो मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन खुद पढ़ने के लिए नहीं बोलता, बट इसे पढ़ना होगा अच्छे तरीके से। फिर हम लोग कैश मैनेजमेंट बिल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कैश आपको पहला समझ में आ जाएगा, फिर बाकी के आपको समझने में उतना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कैश मैनेजमेंट बिल्स जो है उसे भी आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ में, इसलिए कैश मैनेजमेंट बिल को भी आप सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीआई का बैकिंग मिला हुआ है। डिस्काउंट प्राइस में इशू किया जाता है, फेस वैल्यू पे रिडीम करते हैं। कैश मैनेजमेंट बिल का मैच्योरिटी पीरियड कितना है? 90 दिन से कम का होता है, पता होना चाहिए। हर एक बिल को आप पढ़ रहे उसका मैच्योरिटी पीरियड आपको पता होना चाहिए, कौन इशू कर रहा है ये पता होना चाहिए, सिक्योर है कि अनसिक्योर है ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीजें तो आपको एकदम एग्जैक्टली पता होना चाहिए। और कुछ अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा तो साथ ही साथ आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कॉमर्शियल पेपर्स का बात करूँ अब, तो कॉमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड है, ठीक है। क्यों अनसिक्योर्ड है? जरूर यहाँ पे आरबीआई फिर इंटरफेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इट इज इशूड इन फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट, ठीक है। अनसिक्योर्ड है क्यों? बिकॉज इट इज इशूड बाय हाईली रेटेड कंपनीज, ठीक है। यहाँ पे कंपनीज इशू कर रहे हैं, तो हाईली रेटेड कंपनीज का मतलब क्या होता है? तो हाईली रेटेड कंपनी मीन्स जिसका टेंजिबल नेट वर्थ नॉट लेस देन 4 करोड़, ठीक है। जो टेंजिबल मतलब क्या होता है? जिसको आप टच करके छू सकते हैं, छू करके आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर कंपनी है तो मान लीजिए कंपनी कोई फैक्ट्री है तो उसमें कुछ मशीन्स होंगे, तो कुछ भी टेंजिबल जो नेटवर्थ है वो 4 करोड़ से कम का नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कोई भी कंपनी जिसका टेंजिबल नेटवर्थ 4 करोड़ से ज़्यादा का होता है वो बेसिकली आपका कॉमर्शियल पेपर्स को इशू करती है, बात पता होना चाहिए। दैट इज नॉन एज हाईली रेटेड कंपनीज, ठीक है। जैसे कौन कौन इशू कर सकता है आपके ट्रेजरी बिल को, सॉरी कॉमर्शियल पेपर्स को, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से ऑप्शंस दे देगा यूपीएससी और पूछ लेगा कि इसमें कौन कौन से है जो बेसिकली आपकी कॉमर्शियल पेपर्स को इशू कर सकते हैं। उसमें बीच में कहीं बैंक्स घुसा देगा, कहीं यूपीएससी आरबीआई भी घुसा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। एनबीएफसीज कर सकते हैं आपके कॉमर्शियल पेपर को इशू, कॉर्पोरेट्स कर सकते हैं, प्राइमरी डीलर, सैटेलाइट डीलर्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब आपके कॉमर्शियल पेपर्स को बेसिकली इशू कर सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड क्या है कॉमर्शियल पेपर्स का? मिनिमम 7 दिन, मैक्सिमम 1 साल, ठीक है। 1 साल से कम ही होगा। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है। मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो शॉर्ट टर्म है, रीजन भी सब 1 साल से कम, ठीक है। और जो कॉमर्शियल पेपर्स है ना वो आपका 5 लाख के डिनोमिनेशन में इंट्रोड्यूस होता है। मतलब अगर आपको कॉमर्शियल पेपर खरीदना है बेसिकली तो 5 लाख रुपए का स्टार्टिंग ही है, तो आपको 5 लाख रुपए लगा करके एक कॉमर्शियल पेपर आपको मिलेगा। तो 5 लाख के डिनोमिनेशन में ये इशू होता है, बात पता होना चाहिए। एक कॉमर्शियल बिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, कॉमर्शियल पेपर और कॉमर्शियल बिल, ठीक है। तो कॉमर्शियल बिल को हम लोग ट्रेड बिल भी कहते हैं। कैसे ट्रेड बिल बनेगा वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, कॉमर्शियल बिल भी अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से, क्यों? क्योंकि वही बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर ट्रेडर्स जो होते हैं यही सब उसे इशू करते वक्त पता होना चाहिए। कॉमर्शियल बिल में क्या होता है कि सेलर जो है उसने कुछ गुड्स बेचा, ठीक है, क्रेडिट पे उसने बेचा बेसिकली, कि बायर बोल रहा है इंस्टेंटली पेमेंट नहीं करूंगा, मैं थोड़े समय के बाद में पेमेंट करूंगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इंस्टेंटली उसे पेमेंट नहीं मिला, बट उसे एक ट्रेड बिल बना करके दे दिया जाता है।
अब सेलर के पास में एक ट्रेड बिल है, सेलर के पास में दो ऑप्शन होता है, या तो वो वेट करेगा कि बायर जब वो स्पेसिफाइड डेट आएगा तब बायर मुझे आकर के पेमेंट करेगा, या तो सेलर के पास में एक और ऑप्शन होता है, सेलर क्या करेगा उस ट्रेड बिल को ले जा करके बैंक्स को दे देगा या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसे दे देगा कि भाई ये लो, ये रहा ट्रेड बिल, इसे तुम इनकैश करके मुझे कैश दे दो, ठीक है। मान लो 1 लाख रुपए का सामान है, तुम उसमें से अपना मान लो 10,000 रुपये कमीशन काट लो और 90,000 रुपये तुम मेरे को दे दो क्योंकि मुझे इंस्टेंटली पैसा का जरूरत है, ठीक है। तो उसे सेलर ने इनकैश करवा लिया। तो जैसे ही सेलर ने वो ट्रेड बिल को इनकैश करवाया तो वो ट्रेड बिल आपका कॉमर्शियल बिल बन जाता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ईजी है, इसमें कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। बेसिकली फैक्ट्स ही आते हैं, अगर इस टॉपिक से यूपीएससी कुछ क्वेश्चन पूछता भी है तो वैसा कोई डरने की बात नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी के बारे में। तो दोस्तों कॉल मनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कॉल मनी को हम लोग ओवरनाइट मनी भी कहते हैं, ठीक है। ये ओवरनाइट मनी भी होता है। रीजन बीइंग बैंक्स को रातों रात अचानक से पैसा का जरूरत पड़ जाए, मान लीजिए बहुत ज़रूरी है कि अचानक से पैसा की जरूरत पड़ गया, तो उस टाइम पे बैंक्स क्या करेगी, किससे पैसा मांगेगी। तो उस टाइम पे जो पैसा बैंक्स बेसिकली दूसरे बैंक से या फिर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर पैसा उठाती है फॉर अ पीरियड, बेसिकली ये रेंज करता है वेल ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 डे, ठीक है। तो उस केस में हम लोग इसे कॉल मनी कहते हैं। कॉल मनी का नाम से आपको पता चल रहा होगा, बेसिकली यू आर कॉलिंग फॉर दैट मनी, ठीक है, कि अचानक से मुझे जरूरत पड़ गया, मुझे पैसा दे दो, मैं कल रिटर्न कर दूंगा, उस केस में होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग ओवरनाइट मनी भी कहते हैं, एक दिन के लिए अवेल किया जाता है। when one bank borrows from another bank to maintain its CRR, बेसिकली कॉल मनी का जरूरत क्या होता है, CRR को मेंटेन करने के लिए। आपको पता है कि 4% के आसपास CRR हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मेंटेन करके रखते हैं कि मुसीबत के टाइम पे अगर कुछ मुसीबत आती है तो उस टाइम पे हमें वो पैसा काम आएगा। तो CRR को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि CRR मेंटेन करना ही होगा। मेंटेन नहीं हो पा रहा है, बैंक के पास फंड नहीं है, तो एक बार दूसरे बैंक से लोन ले लिया कि यार एक बार दे दो मुझे कॉल मनी, मैं कल वापस रिटर्न कर दूंगा ताकि मेरा CRR मेंटेन रहे। तो ये ओवरनाइट मनी भी कहलाता है, इंपॉर्टेंट है कॉल मनी, ठीक है। नोटिस मनी क्या होता है, जब एक दिन तक होता है कॉल मनी, 2 से 14 दिन तक के बीच के पीरियड को हम लोग नोटिस मनी कहते हैं, 14 दिन से ज़्यादा के पीरियड को हम लोग टर्म मनी कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये CNT करके मैंने याद रखा हुआ है, कॉल, नोटिस और टर्म। तो एक दिन तक कॉल, 2 से 14 दिन नोटिस और फिर टर्म होता है आपका मोर देन 14 डेज, ठीक है। तो ये रहा मोर देन 14 डेज, बोरिंग्स फॉर 2 and 14 डेज आपका नोटिस पीरियड मनी हो गया, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में बात करेंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी एक सिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सिक्योर्ड इन द सेंस क्यों, देखिए, क्योंकि जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है उसे भी हम लोग 5 लाख के डिनोमिनेशन में इशू कर देगा, पता होना चाहिए। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है उसे बेसिकली इशू करता है बैंक्स और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो। तो मैंने इसे एक ट्रिक करके भी याद रखा हुआ है, COD BF करके, कि कौन इसे इशू करता है। तो BF करके याद रखिएगा, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो कॉमर्शियल बैंक्स कौन कौन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को इशू नहीं कर सकता है। तो यूपीएससी का ये आने वाले टाइम का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को कौन कौन कॉमर्शियल बैंक्स में इशू नहीं कर सकता है। तो RRBs और लोकल एरिया बैंक्स ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू नहीं कर सकते हैं। और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसे RBI ने परमिट करके रखा है कि तुम इशू कर सकते हो, ये इशू नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग इशू करेंगे और वो लोग बाकी के इशू नहीं करेंगे, ठीक है। मेच्योरिटी पीरियड क्या है अगर मैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का बात करूँ तो मिनिमम 7 दिन, मैक्सिमम 1 ईयर बैंक्स के केस में, और आपका ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में मिनिमम 1 साल होगा और मैक्सिमम 3 साल होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को हम लोग टाइम डिपॉजिट्स भी कहते हैं, जैसे बैंक्स में हम लोग FD रखते हैं वैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को आप FD भी मान सकते हैं। बट FD और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के बीच में क्या डिफरेंस है कि FD जो होता है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता है और COD जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है और ट्रेडेबल भी होता है, ठीक है। क्योंकि आप FD को बेच नहीं सकते ना, किसी और इंसान को आप बेच नहीं सकते, ट्रेड नहीं कर सकते हैं। बट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को आप ट्रेड कर रहे हैं, तो इट इज ट्रेडेबल एंड ट्रांसफरेबल। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड डिपॉजिट्स या फिर टाइम डिपॉजिट्स दैट वी हैव केप्ट इन बैंक, दे आर नॉट ट्रेडेबल एंड ट्रांसफरेबल, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो है वेज और मीन्स एडवांसेस के बारे में, ठीक है। तो वेज और मीन्स एडवांसेस के बारे में हम लोग को बेसिकली ये पता होना चाहिए कि देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन के ऊपर में, तो मैंने आपको बताया था कि किस हिसाब से मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट समय के हिसाब से चेंज होते गया है, ठीक है। कि पहले सबसे पहले स्टोरी क्या था इसका, कि सबसे पहले जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंड्स का जरूरत पड़ता था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहती थी कि एड हॉक 91 डे ट्रेजरी बिल, ठीक है, 91 डे का टेम्पररी पीरियड में ट्रेजरी बिल तुम इशू करो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
और लोगों से पैसा इकट्ठा करके मुझे वो पैसा ला करके दे दो, ठीक है, ये होता था पहले। बट उसके बाद में क्या हुआ कि इससे ना गवर्नमेंट जो पैसा आरबीआई से लेती थी वो पैसा रिटर्न नहीं करती थी आरबीआई को। इसी कारण क्या क्या होता था कि आरबीआई का बहुत ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने के कारण डेफिसिट बढ़ने लगा। तो इसीलिए कुछ सॉल्यूशन निकालने का प्लान किया गया कि कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा जा करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस पैसे को रिटर्न करना होगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पैसे को अपने ही समझ करके हमेशा अपने पास में रख ले। तो इसीलिए वेज और मीन्स एडवांसेस आया, ठीक है। तो वेज और मीन्स एडवांसेस के बारे में क्या पता होना चाहिए कि इसने पहले मैंने आपको बताया 91 डेज का ट्रेजरी बिल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती थी, उसे रिप्लेस किया और वेज और मीन्स एडवांसेस आया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टेम्पररी लोन्स दिया जाता है एडवांस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो देती है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा देती है, बात आपको पता होना चाहिए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलती है कि टेम्पररी लोन लो, तुम आओ पैसा मैं दूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रही है कि पैसा मैं दे दूंगा बट वो पैसा को रिटर्न करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चार्ज करती है वो रेपो रेट से भी 2% ज़्यादा होता है, तो ये बात पता होना चाहिए। तो इट इज़ नॉट अ परमानेंट लोन। यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ के मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे टेम्परेरी को हटा करके यूपीएससी परमानेंट पूछ लेगा कि ये परमानेंट लोन है और इसके लिए पैसा रिटर्न नहीं किया जाता है। एक दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा। तीसरा ये पूछ लेगा कि इंटरेस्ट रेट कम चार्ज किया जाता है, ठीक है, पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट रेपो रेट से भी 2% ज़्यादा है। और इसका बेनिफिट क्या है, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट को स्टॉप करना। अगर आपको ये टॉपिक में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रहा है तो आप मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का अगर आप वीडियो देख लेंगे, ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है, 6-7 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो को देखने के बाद में आपको वेज और मीन्स एडवांसेस अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो यूपीएससी ने बेसिकली पूछा था आपका मनी मार्केट और उसके इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि कॉमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म है, 365 दिन के अंदर हो रहा है, सब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है ना, तो सारे के सारे शॉर्ट टर्म्स है। अभी हमने जितना पढ़ा सब शॉर्ट टर्म है, ठीक है। अनसिक्योर्ड है कि सिक्योर्ड है, तो कॉमर्शियल पेपर्स था वो अनसिक्योर्ड था, क्यों, क्योंकि हाईली रेटेड कंपनीज उसे इशू करते थे। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका राइट है, ठीक है। दूसरा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज ए लॉन्ग टर्म। देखिए यहाँ पे लॉन्ग, तो देखते ही आप काट देंगे इसे कि ये नहीं होगा। तो जैसे आपने 2 को काटा तो यहाँ पे 2 गया यहाँ पे और यहाँ पे 4 में ये गया, तो या तो आंसर 2 होगा या तो आंसर 3 होगा, ठीक है। और मैंने हमेशा बताया है, मैंने आपको ट्रिक्स वाली वीडियोस में बताया था कि अगर 2-4 स्टेटमेंट्स किसी क्वेश्चन में दिए हैं तो उसमें बस एक का राइट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है। 4 स्टेटमेंट्स दिए तो मिनिमम 2 तो राइट होगा ही होगा, ठीक है। जनरली आपको मान करके चलना है कि 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब एग्जामिनर बेवकूफ़ थोड़ी है, आपको सोच करके दिए 4 स्टेटमेंट उसने दिया है और उसमें बस एक ही जाकर के राइट हो रहा है, ऐसा नहीं है, मिनिमम 2 राइट होगा ही होगा। ये हम लोग ट्रिक के रूप में सीखेंगे कोई और वीडियो में, अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बताता हूँ, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म है, क्यों, क्योंकि 365 दिन के अंदर बेसिकली इशू किया जाता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे इशू करता भी नहीं, इसे बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। मैंने आपको ट्रिक बताया था COD BF का कि बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो बेसिकली COD सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को इशू करते हैं। तो यहाँ पे 2 फैक्ट है, वैसे भी 1/2 इसका रेशियो हो जाएगा, मतलब राइट होने का प्रोबेबिलिटी और 1/2 इसका, तो ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेटमेंट है कॉल मनी इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, ठीक है, कॉल मनी शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी बात नहीं है। चौथा, जीरो कूपन बॉन्ड जो ट्रेजरी बिल है, जीरो कूपन बॉन्ड ट्रेजरी बिल को कहते हैं, रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। वो इंटरेस्ट बेरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड से इशूड बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स टू कॉर्पोरेशंस, ठीक है, ठीक है। इसमें ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स बेसिकली आपका ट्रेजरी बिल को इशू नहीं करता है, ट्रेजरी बिल को बेसिकली आपका इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी हमने पढ़ा था। तो चौथा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। जैसे ही आपका चौथा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा तो आपको पता हो जाएगा कि ये 1 और 3 दोनों राइट है, थर्ड स्टेटमेंट। अच्छा, कॉल मनी मार्केट के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉल मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म है, ठीक है, और यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस। मैंने आपको बताया था कि कॉल मनी जो है ओवरनाइट मनी कहते हैं, क्योंकि उसे रातों रात अगर बैंक्स को पैसा की जरूरत पड़ जाए अपने CRR को मेंटेन करने के लिए, तो उस केस में कॉल मनी को यूज करके पैसा उठाया जाता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी आपका राइट है, ठीक है। शायद मैंने इसे रॉन्ग बोला, पता नहीं, बट ये थर्ड स्टेटमेंट राइट है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 in 3 ओनली, कॉमर्शियल पेपर और ये वाला, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है ये। यूपीएससी में पूछा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये गलत स्टेटमेंट है बेसिकली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको आरबीआई के बारे में अच्छे से बताया था। मैंने आपको बताया था कि आरबीआई एक्ट्स एज ए बैंकर्स बैंक भी,
2 स्टेट को छोड़ करके बाकी नॉर्मली आरबीआई सारे स्टेट गवर्नमेंट का बैंकर्स बैंक के रूप में भी एक्ट करता है। तो ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी फंड्स को मैनेज करने का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही है, क्योंकि अलग से कोई स्टेट में तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं होता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ही है, हमारा सेंट्रल बैंक एक ही है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, राइट है। एंड दे आर नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी राइट है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि ट्रेजरी बिल, बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज, ये तीनों को सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट गवर्नमेंट, तो इन दैट केस स्टेट गवर्नमेंट ओनली इशूज बॉन्ड्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज विच आर नॉन एज स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ठीक है। तो इसीलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट राइट है। तीसरा, ट्रेजरी बिल इशू होता है डिस्काउंट पे और रिडीम होता है फेस वैल्यू पे, ठीक है, ये हमें पता ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 and 3 ओनली, 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहला रॉन्ग है तो आपका ऐसे भी ये 1 and 2 गया और 4 गया और बचा 2 and 3, तो इसका आंसर 2 and 3 ओनली हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो आपको इस टॉपिक से प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन ये मैंने 2001 का डाला है यूपीएससी का, इसमें पूछ रहा है यूपीएससी की इंटरनल डेप्थ क्या क्या है। जानबूझकर ये क्वेश्चन मैंने डाला दोस्तों, क्योंकि अगर आप यूपीएससी के ट्रेंड को देखेंगे, अभी जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है 2020, 21, 22 से, तो यूपीएससी क्या कर रहा है कि 10-15 साल पहले के ये सब तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है, जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो थोड़े फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्टैटिक टाइप के, उसे यूपीएससी उठा रहा है और जानबूझ करके पूछ रहा है अभी, ठीक है। जैसे क्रिएशन ऑफ न्यू मनी के ऊपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, तो इस तरीके के टॉपिक्स को यूपीएससी उठा रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल डेप्थ के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं। तो मार्केट बोरिंग्स, ठीक है, नॉर्मल सा बात है, अगर मार्केट से बोरिंग्स कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो लोगों से पैसा लिया तो वापस देना भी पड़ेगा, तो ये इंटरनल डेप्थ हो गया, कर्जा हो गया बेसिकली, ठीक है, गवर्नमेंट का। ट्रेजरी बिल्स, सेम कॉन्सेप्ट कि आरबीआई ट्रेजरी बिल को इशू कर रहा है, पैसा उठा रहा है पब्लिक से, जो पैसा लिया है जब रिडीम करने का टाइम आएगा तो उस टाइम पब्लिक आकर के पैसा मांगेगी तो आरबीआई को देना होगा कॉमर्शियल पे, ये आपका ट्रेजरी बिल को वापस लेकर के पैसा रिडीम करके देना होगा, तो ये भी इंटरनल डेप्थ हो गया। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल सिक्योरिटीज इशूड टू आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ सिक्योरिटीज देती है आरबीआई को कि ये लो जा करके पब्लिक को दे दो और उससे पैसा फंड उठा करके हमें दे दो, तो ऐसा थोड़ी है कि वो पैसा हमेशा के लिए मिल गया, मोनेटाइजेशन और डेफिसिट थोड़ी चल रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स, वापस तो रिटर्न करना ही होगा ना। तो वो तीनों के तीनों आपके इंटरनल डेप्थ के सिचुएशंस बनेंगे, तो मार्केट बोरोइंग्स भी, ट्रेजरी बिल्स भी और स्पेशल सिक्योरिटीज इशूड टू आरबीआई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 and 3, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों हमने ये मनी मार्केट और उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं मुझे इस टॉपिक में, ठीक है, कि अगर मनी मार्केट के ऊपर में और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये वीडियो से आपका हो जाएगा। आपको स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट में यूपीएससी जनरली ऐसा कुछ ना कुछ हिंट दे देता है जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए दोस्तों इस पीडीएफ का, तो आप बेसिकली व्योधम आईएएस के टेलीग्राम चैनल में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और आप मुझे बता सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में अगर आपको और कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है और अगर आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक में वीडियो बना करके आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दूंगा। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का हमारा सीरीज चल रहा है दोस्तों, आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, और अगर कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा, ठीक है।